हे गाइस, माई सेल्फ सी एस शेख शाहिद अनवर। तो आज हम क्या किए, हम न्यू सेशन का फर्स्ट बैच स्टार्ट किया हम लोग कॉस्ट का। तो कॉस्ट का जो आज फर्स्ट क्लास किया, बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग, तो उसका क्विक रिवीजन कराते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास में ये डिस्कस किए सर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना क्यों, वाई द कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ये जानने की कोशिश किए। तो हम लोग देखें कि सर जैसे कि फिनेंशियल अकाउंटिंग है, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग से सर ये तो पता चल जाता है कि एक कंपनी का कितना फिनेंशियल परफॉर्मेंस है, मतलब प्रॉफिट या लॉस कितना आया, ये तो पता चल जाएगा। बैलेंस शीट देख के सर ये पता चल गया कि कंपनी का क्या एसेट है, क्या लायबिलिटीज है, मतलब कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस पीएल अकाउंट देख के पता चल गया, कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट देख के पता चल गया, फाइन। बट प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट कितना आता है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो वो तो सर फिनेंशियल अकाउंटिंग से पता नहीं चलता। तो इसके लिए हमको कॉस्ट अकाउंटिंग का हेल्प लेना पड़ता है। बिकॉज अगर कोई भी कंपनी है, अगर सेलिंग प्राइस उसको डिसाइड करना है तो दे नीड कॉस्ट, उसको कॉस्ट जानना, बहुत कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर कोई कंपनी को सेलिंग प्राइस फिक्स करना है तो उसके लिए उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर कॉस्ट ही उसको नहीं पता तो हाउ दे विल फिक्स द सेलिंग प्राइस, कैसे फिक्स करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर कॉस्ट नहीं पता है तो आप सेलिंग प्राइस नहीं फिक्स कर पाओगे, आपको अंदाज नहीं होगा कि हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में वो मेरा क्या बिलो कॉस्ट है ना एबव कॉस्ट है, क्या हम उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट अर्न करेंगे या नहीं अर्न करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉस्ट, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग वहाँ पे, तो अगर तुम्हारा कंपनी में 10 प्रोडक्ट है तो 10 प्रोडक्ट का टोटल इनकम, टोटल खर्चा मिला के पीएल अकाउंट में आता है। बट अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज तुमको चेक करना है कि अगर मेरा 10 प्रोडक्ट बनाते, प्रोडक्ट ए बी सी डी ई एफ जी, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट से हम लॉस कर रहे हैं, तो अगर प्रोडक्ट वाइज आपको परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो इसके लिए आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग से आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करने पड़ेगा, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस उससे माइनस करने से सेल माइनस कॉस्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाएगा। तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि हम लोग उसके बाद चले गए थे कि सर व्हाट इज़ कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग तो पढ़ना है, समझे। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है आपको कैसे प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करने पड़ता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्टिंग मीन्स हो गया डिटर्मिनेशन और एसेटमेंट ऑफ कॉस्ट इज इन कॉस्टिंग। कॉस्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट मीन्स सर व्हाट एवर एक्सपेंडिचर इज इनकट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो भी हम लोग खर्चा करते हैं दैट इज कॉस्ट, या फिर एक सर्विस को प्रोवाइड करने में जो भी हम लोग खर्चा करते हैं दैट इज़ कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम दिए थे, अगर एक मारुति कार है, मारुति कार बनाने का जो खर्चा है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर मारुति कार का कॉस्टिंग है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अगर सपोज रेस्टोरेंट बिजनेस है, अगर वो लोग कोई भी सर्विस देता है या फिर बिरयानी बनाता है, बिरयानी का कॉस्टिंग कुछ करना है, बिरयानी का एक प्राइस फिक्स करना है सामने वाला रेस्टोरेंट वाला को, वो क्या करेगा, फर्स्ट बिरयानी का बनाने का, एक प्लेट बिरयानी बनाने का कॉस्टिंग कैलकुलेट करेगा। या फिर सपोज़ एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा है, सपोज़ एक बाइक ही है। ठीक है, प्रोडक्ट में लॉन्च करने से पहले कंपनी वांट्स टू नो कि इस जो बाइक जो हम बना रहे हैं, इस बाइक बनाने का पीछे मेरा खर्चा कितना हुआ, तो कंपनी पहले उसका कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, तभी ना वो क्या करेगा, देखेगा कि मेरा जो सेलिंग प्राइस एबव कॉस्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली बिलो कॉस्ट होगा तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट क्या करता है, तुमको सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है। कॉस्ट विल हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। बिकॉज अगर आपको कॉस्ट ही नहीं पता तो आपको कैसे, हाउ विल इंश्योर कि आपका जो सेलिंग प्राइस है एबव कॉस्ट है कि बिलो कॉस्ट है। ठीक है, ऑब्वियसली और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कॉस्ट नहीं पता है तो आप प्रॉफिटेबिलिटी पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बिकॉज क्या है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज़ अ प्रॉफिट, राइट। तो आप जो मर्जी सेलिंग प्राइस मार्केट से चार्ज नहीं कर सकते। बिकॉज सेलिंग प्राइस आप ज़्यादा चार्ज करोगे तो आपका प्रोडक्ट कोई परचेस नहीं करेगा। तो हाउ विल इंक्रीज योर प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो दो ही ऑप्शन होता है, आइदर सेलिंग प्राइस इंक्रीज करो, क्वांटिटी इंक्रीज करो, या फिर कॉस्ट कम करो। तो हम लोग फोकस करें कॉस्ट कंट्रोल पे, कॉस्ट रिडक्शन पे। तो कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल तभी ना कर पाएंगे जब हमको पता है कि मेरा कॉस्ट का कंपोनेंट क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ माय कॉस्ट, कहाँ पे मेरा कॉस्ट में ज़्यादा आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है ना फिक्स कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें सर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। जैसे कि अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए तो उसमें ऑब्जेक्टिव में क्या देखा कि एसेटमेंट ऑफ कॉस्ट, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट, आइडेंटिफाइंग द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इसका एक लास्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे जो कंट्रीब्यूशन वाला करेंगे अभी। ठीक है, तो ये था। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए सर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। उसके बाद हम आ गए थे कहाँ पे ना, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में। जो कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट, मतलब एनी कॉस्ट, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट दैट इज अ कॉस्ट। सर ये कॉस्ट है क्या, इसका 3 पार्ट होता है, मटेरियल कॉस्ट,
लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर्स। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर। हर कॉस्ट का दो पार्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंडिचर डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। तो सर डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिसका बिगर प्रोडक्शन, विदाउट दैट मटेरियल प्रोडक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल। तो एक ऐसा मटेरियल जिसका बिगर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, दैट इज़ योर डायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल अगर हम बिरयानी के एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, अगर हमको बिरयानी बनाना है तो हमको डायरेक्ट मटेरियल क्या चाहिए होगा? राइस, ठीक है, मीट, मसाला, ये सब चाहिए होगा। इसका बिगर प्रोडक्शन चल ही नहीं, इसका बिगर हम बिरयानी बना ही नहीं सकते। अगर हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हमको मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए। दैट रॉ मटेरियल इज़ अ डायरेक्ट मटेरियल फॉर यू, ठीक है, जो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट का पार्ट बनता है, जो कि ना आइडेंटिफाइबल होता है कि हाँ इस प्रोडक्ट बनाने में कितना रॉ मटेरियल हम यूज़ किए, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता, इट विल हेल्प यू इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लेते हैं बिरयानी का, बिरयानी बनाने के लिए आपको गैस चाहिए होता है, या फिर यू नीड वुड्स जिससे आग लगा के बिरयानी बनाता है, ठीक है, चूल्हा जलाता है जिससे। या फिर एक मशीन में प्रोडक्शन करने के लिए, मशीन को चलाने के लिए तुमको चाहिए पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स, ऑयल वगैरह चाहिए। ये सब क्या? इनडायरेक्ट मटेरियल। ये अल्टीमेटली प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, बट प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है। दिस इज योर इनडायरेक्ट मटेरियल। अब सर लेबर कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर था, इनडायरेक्ट लेबर है। तो हर कंपनी में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, HR डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, एडमिन डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो जो डिपार्टमेंट का बंदा प्रोडक्शन का काम में इन्वॉल्व है, उसका जो भी सैलरी होता है वो तुम्हारा डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट में जो भी बंदा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसका जो बंदा अगर नहीं आएगा तो प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है, उसका सैलरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। बट जो फिनांस डिपार्टमेंट में है, जो HR डिपार्टमेंट में है, जो एडमिन डिपार्टमेंट में है, ठीक है, उन लोग अगर एक दिन एब्सेंट भी किया तो उन लोगों का वजह से प्रोडक्शन हैम्पर नहीं हो सकता, जिसका सैलरी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या आएगा? जो भी मैन पावर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी, उसका सैलरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। और जो भी मैन पावर इनडायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है या हेल्प करता है, तो उसका जो सैलरी वो तुम्हारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ठीक है। अब आ जाते सर मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, तो इसको छोड़ के बाद बाकी जितना भी खर्चा है, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिशिएशंस, पावर, फ्यूल्स, ठीक है, वाटर चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी खर्चा है ये सब तुम्हारे एक्सपेंडिचर में आएगा। अब एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट है, एक है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो है डायरेक्टली लिंक टू द प्रोडक्शन, मतलब आपको ये जो है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो इट इज़ डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल कि कौन सा प्रोडक्ट के लिए, कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ये खर्चा हुआ है। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है। सपोज मेरा कंपनी में 10 प्रोडक्ट बनते हैं अब उसमें जो प्रोडक्ट ए बनता है उसका मशीन ख़राब हो गया था, तो उस मशीन को हम रिपेयर किए, तो उस मशीन को जो रिपेयर करने का खर्चा है अल्टीमेटली प्रोडक्ट ए का ऊपर ही चार्ज होना चाहिए, ठीक है। उस मशीन का रिपेयरमेंट से खर्चा, उस मशीन का पीछे जो भी मेरा खर्चा वो सब अल्टीमेटली उस मशीन का डिप्रिसिएशन मेरा प्रोडक्ट ए में जाना चाहिए। तो ये सब खर्चा मेरा डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में जाएगा, ठीक है। जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाइबल, डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल होता है फॉर विच प्रोडक्ट इट हैज़ बीन इनकर्ड। बट जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है वो सब क्या होता है? कॉमन खर्चा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं एडमिन डिपार्टमेंट खर्चा, HR डिपार्टमेंट खर्चा, ये लोग क्या होता है सर पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सैलरी देता है, ठीक है। अगर कंपनी में कोई हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है, कंपनी अगर एम्प्लॉय को क्वार्टर फैसिलिटी देता है, क्वार्टर का जो मेंटेनेंस चार्जेस, ये सब क्या है? सब कॉमन खर्चा है। तो ये सब डायरेक्टली तुमको नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ है, तो इसका खर्चा हम लोग एज अ ओवरहेड ट्रीट करते हैं। ओवरहेड बोल के जो अलग सेपरेट चैप्टर हम लोग करेंगे अभी कुछ दिन बाद, वहाँ पे देखेंगे इस टाइप का जो ओवरहेड को कैसे डील किया जाता है, कैसे ओवरहेड को हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में घुसाते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली एलोकेट करते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या है? तुम्हारा जो भी डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है, कॉमन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है कौन सा प्रोडक्ट के लिए कितना खर्चा हुआ है, ये सब तुम्हारा इनडायरेक्ट खर्चा हो गया, ठीक है। तो अब क्या है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को मिला के हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड एनी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट खर्चा इज ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इज ओवरहेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन बिहेवियर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन बिहेवियर, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स कॉस्ट पे। फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट आर दोज एक्सपेंडिचर जो कि ना डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिसका पेमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। प्रोडक्शन हो या ना हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो या फिर कम हो, जिस खर्चा का पेमेंट तुमको करना ही है, ठीक है, ये तुम्हारा फिक्स एक्सपेंडिचर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी, जो परमानेंट एम्प्लॉय का जो सैलरी होता है,
ठीक है। अगर सपोज एक दिन भी प्रोडक्शन नहीं हुआ तुम्हारा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में, तब भी तुमको सैलरी मिलेगा। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन किया, कम प्रोडक्शन किया, तब भी तुमको सेम सैलरी मिलेगा। ठीक है। तो ये सब जो सैलरी, ये सब क्या है? बिकॉज सैलरी का जो खर्चा है ये फिक्स एक्सपेंडिचर है। वाई इट इज़ फिक्स? बिकॉज ये डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में कोई लेना देना नहीं है। सपोज अगर तुम्हारा फैक्ट्री रेंट पे है, कोई मशीन रेंट पे है, गोडाउन रेंट पे तुम लिया है, तो ये सब खर्चा क्या है? फिक्स्ड है। वाई? बिकॉज सैलरी प्रोडक्शन हो या ना हो, जो फैक्ट्री का रेंट, गोडाउन का रेंट, ये सब तुमको पेमेंट करना ही है। तुम बैंक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था, तुम बैंक से लोन ले लिया। अब तुम उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर या ना कर, ज़्यादा प्रोडक्शन कर या कम प्रोडक्शन कर, तुमको तो इंटरेस्ट, बैंक लोन का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो ये भी तुम्हारा फिक्स्ड खर्चा है। सेम डिप्रिसिएशन, मशीन परचेस किया, डिप्रिसिएशन, अब उसके बाद धीरे धीरे मशीन का वैल्यू हर साल कम होते जाता है, तो डिप्रिसिएशन तो हो गई। तो मशीन से प्रोडक्शन करो या ना करो, डिप्रिसिएशन तो लगेगा ही। तो सैलरी, फैक्ट्री रेंट, गोडाउन रेंट, बैंक लोन का इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, ये सब क्या है? सब तुम्हारा फिक्स नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है। ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, ये सब क्या? फिक्स नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि ना डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं है। तो ये सब तुम्हारा फिक्स खर्चा है। तो अगर हम तुमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर रिलेशनशिप के प्रोडक्शन के साथ फिक्स कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या है, तो सर टोटल फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन का वॉल्यूम, प्रोडक्शन का क्वांटिटी। बट हाँ, हम चाहे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को कम कर सकते हैं। हम चाहे, कंपनी चाहे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को कम कर सकता है। कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके। बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन्स फिक्स्ड इन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, बट प्रोडक्शन का वॉल्यूम तो कम बेसी होते जाता है। प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उतना कम होगा। प्रोडक्शन जितना कम होगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उतना बढ़ जाएगा। तो अगर कंपनी को कॉस्ट कम करना है उसका प्रोडक्ट का, तो कंपनी शुड ट्राई टू अचीव मैक्सिमम कैपेसिटी। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा फिक्स कॉस्ट कम होगा। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट के साथ रिलेशनशिप क्या है? प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज किया तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए थे सर वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट क्या था? ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि ना डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन होगा तो ये खर्चा होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये खर्चा नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या था? फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल कॉस्ट, स्टोर आइटम का कॉस्ट, पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्ज, ये सब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। प्रोडक्शन होगा तो ये सब खर्चा लगेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये सब खर्चा नहीं लगेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये सब खर्चा ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो ये सब खर्चा कम लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या था? टोटली डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन होगा तो ये सब खर्चा होगा। सो दीज आर वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, स्टोर आइटम, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये था सर वेरिएबल कॉस्ट को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दो ही, कॉस्ट मतलब यूसेज इनटू रेट, प्राइस। अगर सपोज जो रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज कर गया तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस डिक्रीज किया तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा। यूसेज, सपोज हमको पता है कि 10 केजी रॉ मटेरियल से 1 यूनिट प्रोडक्ट बन जाता है मेरा, तो 10 केजी का जगह अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लिए तो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। कम यूज़ किया तो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो अगर हम चाहे तो यूसेज को कंट्रोल कर सकते हैं, हम चाहे तो प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइस कम बेसी करके, यूसेज कम बेसी करके हम वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे सपोज कंपनी वांट्स टू नो कि कंपेयर टू लास्ट मंथ्स, ठीक है, प्रीवियस मंथ, इस मंथ का मेरा कॉस्ट इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया। तो यू हैव टू फाइंड आउट दो तरीके से कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज का रीज़न क्या है? अगर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज किया तो तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस कम डिक्रीज किया तो वेरिएबल कॉस्ट कमेगा, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज किया तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब आए थे फिक्स कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट का क्या था? तुम्हारा प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो फिक्स कॉस्ट डिक्रीज करेगा, प्रोडक्शन डिक्रीज करेगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज, पर टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। ठीक है। अब लास्ट कंसेप्ट आज का क्लास का जो हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, ये ऑल दो तुम लोग का ये फर्स्ट क्लास का टॉपिक में नहीं है तुम्हारा, बट हम आज ही करा दिए बिकॉज ये मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर करेंगे उसमें डिटेल में हम लोग करेंगे कंट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? जैसे कि अकाउंट्स में जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, पीएल अकाउंट में दिखेगा तुमको, सेल माइनस ऑल एक्सपेंडिचर इज प्रॉफिट, राइट? सेल प्लस अदर इनकम माइनस ऑल एक्सपेंडिचर इज प्रॉफिट। बट कॉस्टिंग में प्रॉफिट मतलब क्या था? सेल माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट, सेल माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में इस प्रॉफिट को हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट इज अ कंट्रीब्यूशन। उस कंट्रीब्यूशन से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन का रोल क्या है ना? कंट्रीब्यूशन का रोल है तुम्हारा फिक्स कॉस्ट को रिकवर करके देना, उसके बाद बाकी जो बचता है दैट इज अ प्रॉफिट। ठीक है। नाउ हम एग्जाम्पल तुम लोगों को देते, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में। कैसे? देखो, सपोज अगर तुम्हारे पास ये 4 प्रोडक्ट है
तो चारों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट को तुमको प्रोडक्शन कंटिन्यू करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, यू कैन डिसाइड बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन। तो हम जैसे कि हम बताएं कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि कंट्रीब्यूशन क्या करता है, तुम्हारा अल्टीमेटली बाद बाकी जो फिक्स कॉस्ट है उसको रिकवर करता है, बाद बाकी इज योर प्रॉफिट, राइट। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, दैट मीन्स इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट, तो तब तक उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते जाना चाहिए, सो दैट बिकॉज ऑफ दैट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तुम्हारा जो फिक्स कॉस्ट होगा तो रिकवर हो जाएगा, बाद बाकी तुम्हारा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है, दैट मीन्स अगर सेलिंग प्राइस इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट, तो उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो नुकसान आ रहा था वो मेरा बच जाएगा। तो इसको और डिटेल में हम लोग क्लास में किए। तो आज का रिवीजन यहीं पे एंड करते हैं। देखो अब तुम लोग एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया होगा। इंस्टीट्यूट थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसीलिए कॉस्टिंग में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने पड़ेगा, एंड बहुत ही क्लियरिटी के साथ कंसेप्चुअल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ओके, गुड नाइट।